नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मुर्गी पालन में मुर्गी की बीमारियां पढ़ रहे हैं और मुर्गी की बीमारियों में सबसे पहले विषाणु जनित सबसे खतरनाक बीमारी का नाम देख रहे हैं, जिसका नाम है रानीखेत। रानीखेत नाम की जो बीमारी है, इसका एक और नाम है न्यूकैसल रोग। कई लोग इसको न्यूकैसल रोग भी बोलते हैं, न्यूकैसल रोग। तो सबसे पहले रानीखेत बीमारी के इतिहास के बारे में देखते हैं। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी, रोग कारक। तो रोग कारक है इसका विषाणु, जैसे कि हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं। और जब हमने पिछली बार ये पढ़ा था तो नाम भी देखा था, रानी के पैरों में गिर जाओ, पैरामिक्सोवायरस। विषाणु है। इस बीमारी को सबसे पहले 1928 में देखा गया था। 1928 में दो जगह हैं, एक है भारत और एक है इंग्लैंड। अंग्रेजों का देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड में जिस जगह देखा था उसका नाम था न्यू कैसल, है ना। तो उसी का न्यूकैसल, वहाँ पर इसी से आया, न्यूकैसल भी बोलते हैं। न्यूकैसल नाम की जगह है और वहाँ पर ये बीमारी सबसे पहले देखी गई। नाम रखा न्यूकैसल रोग। भारत के अंदर यूपी में है कुमायूं की पहाड़ियाँ, और कुमायूं की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है रानीखेत। तो स्थान के आधार पर ये नाम दिया गया है, रानीखेत या न्यूकैसल रोग। तो ये इस बीमारी के अन्य नाम हैं हमारे पास में। अगर हम इस बीमारी की बात करें तो इस बीमारी में मृत्यु दर, मरने के चांसेस 90 से 100% है। मतलब मरना लगभग तय है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह जो बीमारी है, इस बीमारी का संक्रमण मतलब एक से दूसरे के पक्षी तक जो है ना संक्रमण, तो पक्षी से पक्षी में भी होता है, पक्षियों से होता है, आहार से होता है, आवास के माध्यम से, बिछावन और अंडों के माध्यम से भी इसका संक्रमण होता है। तो जब भी यह बीमारी आती है तो समझ लो पूरा झुंड ही साफ कर देती है। मतलब अगर हमको लग रहा है कि यार सफ़ेद दस्त रानीखेत नाम की बीमारी आई है, तो समझ लो कि अब जेसीबी वाले को बुलवा का गड्ढा खुदवाना है और सब उसमें अंदर दफनाना है। अब अगर हम इस बीमारी के अंदर बात करें तो लक्षण होते हैं। तो लक्षण और लक्ष्मण दो अलग चीज़ें हैं। लक्षण सिम्टम कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है और तंत्रिका तंत्र के कारण शरीर के अंदर लकवा आता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जिसके कारण लकवा आ जाता है। फिर अगर हम बात करें तो श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र में नाक से स्त्राव आता है, और ये जो नाक से स्त्राव है यही भोजन आहार मतलब जो खा रहा है उस पर, पानी पर या बिछावन पर गिरेगा, जिसके माध्यम से बीमारी दूसरे पक्षियों में जाएगी। तो नाक से स्त्राव हो जाता है, श्वसन में कठिनाई होती है। श्वसन में कठिनाई होने के कारण खींच कर सांस लेती है। खींच कर सांस लेना, और खींच कर सांस लेना जब होता है तो सीटी जैसी आवाज़ आती है।
ऐसा लगता है कि मुर्गी हमको सीटी बजाकर बुला रही है। तो सीटी जैसी आवाज़ को रेटलिंग या गैसलिंग कहा है। तो रेटलिंग या गैसलिंग सीटी जैसी आवाज़ आती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। पीले, हरे पीले, थोड़े हरे हरे, हरा पीला, है ना, हरा पीला बदबूदार दस्त लगता है। और कुल मिलाकर मुर्गी को मरना पड़ेगा। तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं। तीन भाग प्रभावित होते हैं, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। अब अगर हम बात करें तो इस बीमारी से बचने का तरीका है, रोकथाम की बात कर रहे हैं। बचाव तो हो ही नहीं सकता भाई। बचाव मतलब बचाओ, मुर्गी भले चिल्ला रही बचाओ बचाओ बचाओ, तो अपन बोल देंगे नहीं बचा पाएंगे, जेसीबी वाले को बुला लेना, बढ़िया। क्योंकि मरने की संभावना 99 से 100%, पूरा झुंड साफ हो जाता है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। हाँ, अगर रोकना चाहते हो तो रोकथाम करने का सबसे सुंदर प्यारा तरीका टीकाकरण, टीके लगा सकते हैं। तो टीके अगर लगाना है तो 2 तरह के टीके अवेलेबल हैं। पहला है F1 स्ट्रेन, इसी को एक और नाम दिया है लासोटा। स्ट्रेन को प्रभेद कहते हैं, तो एक बार प्रभेद लिख देता हूँ। और यही मुक्ति दिलाता है, मुक्तेश्वर भी इसका नाम दिया गया है। तो F1 स्ट्रेन, लासोटा स्ट्रेन, या इसी का नाम क्या है, मुक्तेश्वर, मुक्ति दिलाएगा, मुक्तेश्वर इसी को कहते हैं। ठीक है। एक और टीका है इस बीमारी से बचने के लिए, जिसका नाम है F2 स्ट्रेन। और F2 स्ट्रेन को ही एक और नाम दिया है R2B स्ट्रेन। अब टीके के अंदर हम पहले से ही जानते हैं प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन तो कम कम मात्रा में देना है। ऐसा नहीं कि लीटर से, भाई आधा ml, 0.5 ml। इधर वाली दवाई भी 0.5 ml। अब ये जो 0.5 ml की दवा दोगे, यह देंगे 2 बूंद, 1 बूंद आँख में डाल दी और 1 बूंद नाक में। 2 बूंदें, 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में। दूसरी जो है F2 स्ट्रेन या R2B स्ट्रेन, ये मांसपेशियों में लगाया जाता है। तो गर्दन के अंदर मांसपेशी में लगा दिया, IM जिसको हम बोलने वाले हैं। तो भाई कितनी लगाना, कहाँ लगाना, कब लगाना? तो कब लगाने की अगर बात करें तो पहला वाला टीका जो है उसकी उम्र 1 सप्ताह हो तब लगाना चाहिए। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि F1 स्ट्रेन या पहला टीका किस उम्र पर लगाते हैं, तो 1 सप्ताह की उम्र पर लगाते हैं, 7 दिन। ये नीचे वाला टीका 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर लगाते हैं, जब उसकी उम्र 6 से 8 सप्ताह हो तब लगाते हैं। तो F1 और F2 स्ट्रेन कितना लगाना, तो आधा ml, 0.5 ml। कहाँ लगाना, कब लगाना, दोनों बातें हो गई। कितने समय तक इससे बीमारी से बचा जा सकता है, तो पहला वाला जो है वह 3 से 6 माह तक सुरक्षा देता है। और नीचे वाला जो है 1 से 1.5 साल तक बीमारी को भटकने नहीं देगा। तो 1 से 1.5 साल और उधर है 3 से 6 महीने। तो ये अपने पास में इस बीमारी के बारे में खास बातें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। रानीखेत न्यूकैसल रोग या न्यूकैसल रोग भी कहते हैं, है ना। इसको पॉलीइनसेफेलाइटिस भी बोलते हैं, पॉलीइनसेफेलाइटिस। यह बीमारी जो है ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है, विषाणु जनित बीमारी है। यह बीमारी सबसे पहले दुनिया में 1928 में देखी। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश कुमायूं की पहाड़ियों में जगह का नाम था रानीखेत, जबकि इंग्लैंड के अंदर न्यूकैसल, जिसको न्यूकैसल या न्यूकैसल रोग इसी से आया है, तो न्यूकैसल नाम की जगह पर देखी थी। इस बीमारी का नाम जो है उत्पत्ति स्थल के आधार पर रखा है। बीमारी के लक्षणों में देखें तो पहला जो लक्षण है वो तंत्रिका मतलब लकवा मार जाता है पंखों में और पैरों में।
दूसरा लक्षण है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक से द्रव पदार्थ टपकते रहता है और सीटी जैसी आवाज़ आती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरा पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, पीले हरे बदबूदार दस्त निकलते हैं पतले वाले। ठीक है, अगर हो गया तो मरना लगभग तय है। मृत्यु दर है 90 से 100%। और जो बिछावन पर पक्षी से पक्षी मर तो बीमारी फैलती है, आहार आवास और बिछावन के द्वारा भी बीमारी फैलती है, अंडों के द्वारा भी फैल जाती है। अब अगर हम बात करें तो इस बीमारी से बचना हो तो रोकथाम करने के लिए टीका लगाया जाता है, टीकाकरण कहलाता है। F1 स्ट्रेन, लासोटा प्रभेद या उसी का नाम है मुक्तेश्वर। दूसरा है F2 स्ट्रेन या R2B स्ट्रेन। दोनों की आधा आधा ml जो है मात्रा लगाते हैं। कितनी लगाई, कहाँ लगाई, तो एक गर्दन में, एक बूंद आँख में और एक बूंद नाक में, है ना। और दूसरी जो है वो गर्दन में IM लगाई है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में पहला टीका 1 सप्ताह की उम्र पर और दूसरा टीका 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर लगाया जाता है। पहला टीका 3 से 6 महीने तक प्रतिरक्षा देता है, जबकि दूसरा टीका 1 से 1.5 साल, मतलब आर्थिक जीवन काल चल जाएगा, आजीवन भी हम बोल सकते हैं इसको। तो जीवन में एक बार लगाओ, इससे काम चल जाएगा। तो यह हमारी प्यारी वाली पहली विषाणु जनित बीमारी, जिसका नाम था रानीखेत। रानीखेत के बाद में अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, है ना, अगली बीमारी की तरफ, चैप्टर की तरफ नहीं, बीमारी की तरफ। तो अगली बीमारी भी विषाणु जनित बीमारी है और उस विषाणु जनित बीमारी का नाम है चिकन पॉक्स या फाउल पॉक्स या पॉक्स। अगली बीमारी का नाम है चिकन पॉक्स, उसी का एक और नाम है फाउल पॉक्स, और प्यार से उसको ही लोग बोलते हैं चेचक। सबसे पहला टीका एडवर्ड जेनर ने चेचक बीमारी के लिए ही बनाया था। तो यह बीमारी भी विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु का नाम, रोग कारक अगर हम देखें तो रोग कारक कौन है, विषाणु है, और विषाणु का नाम होता है पॉक्स वायरस। तो पॉक्स वायरस के कारण यह बीमारी होती है। इस बीमारी के हम देखने वाले हैं लक्षण। तो इस बीमारी के लक्षणों में देखें तो शरीर पर, पंखों को छोड़ दो, है ना, शरीर पर पूरे शरीर पर दानों का निर्माण होता है। मूंगफली के दाने निकाल खा गए, दाने मतलब फुंसियाँ, पिंपल भी बोल सकते हैं। ये दानों का निर्माण हुआ है। फिर वहाँ से द्रव स्त्रावित होता है, वो फट जाते हैं तो दानों से क्या निकलेगा, द्रव। पूरे शरीर पर द्रव स्त्रावित होगा तो क्या बन जाएगा, घाव। दूसरी मुर्गियाँ उस घाव पर क्या मारेगी, चोंच, तो फिर और तकलीफ़ें बढ़ेगी। तो घाव हो गए हैं। फिर घाव पर दूसरे रोगाणु भी आक्रमण करेंगे तो मरने के चांसेस बढ़ते हैं। घाव होने के बाद घाव सूख जाता है, घाव सूख गया और उसकी जगह पर चकता बन गया, जिसको अपन धब्बा बोलते हैं। कई बार चेहरे के ऊपर पिंपल्स रहते हैं और लाल या काले कलर के क्या आ जाते हैं, धब्बे। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बन गया, चकता, स्पॉट पूरे शरीर पर। और कई बार ये चकता जो है आँखों पर बन जाता है। चकता जो है कभी कभी कहाँ बन जाता है, आँख पर। अब आँख पर चकता बन गया तो उसको दिखाई नहीं देगा, मुर्गी को दिखाई नहीं देगा तो दाने और पानी के पास नहीं जा पाएगी, और दाने और पानी के पास में अगर नहीं जा पाई तो भूख के मारे मर जाएगी, है ना।
कई बार जो है उसकी छोटी छोटी आंखें होती, बाहें, यहाँ पर भी ये फुंसियाँ हो जाती। अब फुंसियाँ होने के कारण यहाँ पर ये जो है सूजन आ गया, बंद ही हो गई। अब कहाँ जाए बेचारी, खाने पीने की दिक्कत आ जाएगी उसको। तो इस कारण से मुर्गी मर जाती है। तो शरीर पर फुंसियाँ, घाव बनना और चकत्ते बनना, यह जिस बीमारी का लक्षण है उसका नाम है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को ही प्यार से फाउल पॉक्स या चेचक भी कहते हैं। अगर इस बीमारी से बचना हो तो बचने के लिए आपको रोकथाम करना पड़ती है, और रोकथाम के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं आपको टीके लगवाना पड़ेंगे, और टीका लगाना टीकाकरण कहलाता है। तो टीकाकरण की अगर हम बात करें तो इसमें 2 टीके हमारे पास में हैं। एक है पिजन पॉक्स और एक है फाउल पॉक्स, है ना। तो पिजन पॉक्स और फाउल पॉक्स, तो पहला है फाउल पॉक्स। इसको मुर्गियों के द्वारा ही विकसित किया है, तो इसलिए उस टीके का नाम भी क्या रख दिया, फाउल पॉक्स। और कुछ टीके कबूतर, पिजन माने कबूतर, कबूतर से विकसित किए, इसलिए उसका नाम क्या रखा, पिजन पॉक्स। अगर हम इसकी दवाई की बात करें कि भाई कितनी दवाई लगना चाहिए, तो बहुत कम, 0 और 0.5 ml, मतलब अभी जो रानीखेत में लगी उतनी, है ना, 0.5 ml क्या लगती है दवाई। ये वाला टीका मांसपेशी में लगेगा। मांसपेशी कहाँ पर, तो पंखों के नीचे, जो पंखों में मांसपेशियाँ हैं वहाँ पर। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि वह कौन सी बीमारी है जिसमें पंखों के नीचे टीका लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो अपने माथे पंखा चल रहा है उसके नीचे, है ना, पंखों के नीचे जो टीका लगाया जाता है वो फाउल पॉक्स या पिजन पॉक्स के हैं, और फाउल पॉक्स या चेचक या चिकन पॉक्स बीमारी में लगाते हैं। अब पहला वाला टीका जो है वह 4 से 5 सप्ताह की उम्र पर लगाते हैं, और दूसरा वाला टीका 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कब कौन से टीके लगाए जाते हैं। अब अगर हम टीकों की बात करें तो कौन सा टीका कितने दिनों तक सुरक्षा प्रदान करता है, तो पहला वाला टीका 3 माह तक सुरक्षा प्रदान करता है, और दूसरा वाला टीका 1 साल तक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो यह मेरे पास में जिस बीमारी की कहानी है उसका नाम है चिकन पॉक्स या फाउल पॉक्स, है ना। और इस बीमारी में मृत्यु दर लगभग 50%, मतलब आधे पक्षी मरने की संभावना रहती है। तो मृत्यु दर हमको केवल एक ही बीमारी में लगभग याद रखना है, जिसका नाम क्या है, रानीखेत। रानीखेत में 90 से 100% है। बाकी बीमारियों में ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, वह आप याद रखेंगे, आपका परीक्षा में आने वाला उत्तर बिल्कुल सही जाएगा। 99% परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि चिकन पॉक्स का कारक कौन है, तो विषाणु, विषाणु जनित बीमारी कौन है, तो चिकन पॉक्स। इस तरह से प्रश्न आते हैं। इस बीमारी के बाद में हम अगली बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। वह जो अगली बीमारी है उसका नाम है हमारे पास में मेरेक्स, है ना। तो मेरेक्स नाम की बीमारी की कहानी चालू करते हैं। तो अगली बीमारी है मेरेक्स। मेरेक्स को हम कैंसर भी बोलते हैं। मेरेक डिसीज़ होने के कारण उसको MD भी कहते हैं, पर कैंसर भी कहते हैं। इसके पहले हमने चिकन पॉक्स या फाउल पॉक्स पढ़ी थी, उसको कैंकर बोलते हैं, कैंकर, है ना। फसल उत्पादन में साइट्रस कैंकर, नींबू का रोग आता है, वो कैंकर है ना। और यहाँ पर क्या है, कैंसर। और जो धब्बा, उस कैंकर नाम की बीमारी में भी नींबू के ऊपर काले भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं, तो वैसे ही धब्बे मुर्गी पर आ गए। मुर्गी पर धब्बे आए तो उसका नाम क्या रखा था हमने, फाउल पॉक्स। इसीलिए उसका एक और नाम कैंकर भी होता है, फाउल पॉक्स का। तो इसका रोग कारक अगर देखिए मेरेक्स का, तो मेरेक्स का रोग कारक जो है वह विषाणु है।
और रोग कारक विषाणु है। और विषाणु का नाम अगर आप देखेंगे तो विषाणु का नाम था हर्पीज विषाणु। कुछ लोग ज, कुछ लोग स, तो हर्पीज विषाणु से यह बीमारी होती है। इस बीमारी में अगर हम लक्षणों की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमने कड़कनाथ को भी बंद में पाला, पिंजड़े में रखा, बिछावन पर रखा, तो उसको भी यही बीमारी लगती जिसका नाम है मेरेक्स। मेरेक्स नाम की बीमारी में जो पक्षी होता है उसके एक पैर में लकवा आ जाता है, और एक पैर में लकवा आने के कारण वह कहीं उड़ जा नहीं सकता। एक पैर में और पंख में, वो एक साइड के पंख जो रहते हैं उनमें, मतलब एक धड़ जो है पूरी उसकी लकवे से आ जाती है। तो एक पैर और एक पंख में एक साइड के लकवा आ गया। अब लकवा आ गया है तो वो क्या करेगा, चल नहीं पाएगा, दूसरा उड़ भी नहीं पाएगा। और चल नहीं पाता है, उड़ नहीं पाता है, इसलिए भोजन और पानी के पास में पहुंच नहीं पाता है। तो भोजन और पानी के पास नहीं पहुंच पाता, इसलिए मर जाता है। अब अगर हम बात करें तो उसकी एक टांग चलती, एक टांग नहीं चलती। तो एक टांग मान लो यहाँ पर स्थिर हो गई, इसमें लकवा है, पर दूसरी तो चल रही है, तो वो ऐसी चलती रहती है। तो ऐसा लगता है कि वो चक्कर काट रहा है। तो हमसे पूछा जाता है कि चक्कर काटने वाली बीमारी कौन सी है, तो उसका नाम भी क्या आएगा, मेरेक्स। दाने और पानी तक नहीं पहुंच पाता है, चक्कर काटते हुए मर जाता है। इस बीमारी की अगर रोकथाम करना हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टीका। तो टीका लगाने के लिए, टीकाकरण की अगर हम बात करें तो इसमें हर्ष के पेरू पक्षी का टीका, इतना बड़ा नाम है, हर्ष के पेरू पक्षी का टीका, ऐसा भी एक टीके का नाम है। इसी का नाम है HTV, हर्पीज टर्की वायरस, है ना, HTV। इसी का नाम है KHMD, ये इसी बीमारी के टीके हैं। RDVF, ये मेरेक्स बीमारी से संबंधित टीके हैं। हर्ष के पेरू पक्षी का टीका हिंदी में इतना बड़ा लिखा हुआ आ जाए, है ना। तो ये जो टीका है यह 1 ml मात्रा लगाते हैं, है ना, मांसपेशियों में लगाते हैं, 1 दिन की उम्र पर लगाते हैं, डे ओल्ड जिसको कहा था। और अगर याद आ जाए तो हेचरीशाला, हेचरी मतलब जहाँ अंडे से चूजे मिलते हैं, तो जिस जगह पर आपको अंडे से चूजे मिलते हैं उस जगह का नाम है हेचरीशाला। और हेचरीशाला का सबसे आखिरी काम होता है कि चूजों को टीका लगाओ और बाहर निकालो, मतलब उसको बाजार में बेचना। तो हेचरीशाला, हेचिंग का सबसे आखिरी काम क्या है, टीकाकरण। और वहाँ पर भी इसी बीमारी के टीके लगाए जाते हैं। और यह जो टीका है यह एक बार लगाओ आजीवन, उसके बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लाइफ टाइम रिचार्ज जैसा हो गया। कौन सा रिचार्ज, लाइफ टाइम रिचार्ज। तो यह मेरेक्स कैंसर नाम की बीमारी, MD के नाम से इसको जानते हैं। लक्षण, एक पैर में लकवा आ जाता है, एक पंख में भी आ जाता है, एक साइड में लकवा, और एक साइड में लकवा आने के कारण वह एक जगह पर चक्कर काटते रहता है। तो चक्कर काटने वाली बीमारी का नाम मेरेक्स, उसको MD रोग या कैंसर भी कहते हैं। विषाणु जनित बीमारी है, बीमारी से अगर बचना हो तो टीकाकरण कराना पड़ेगा। हर्ष के पेरू पक्षी का टीका हर्पीज टर्की वायरस, है ना, हर्पीज टर्की वैक्सीन, वायरस से बनाई हुई वैक्सीन है, ठीक है। तो ये हर्ष के पेरू पक्षी का टीका होता है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे पास में विषाणु जनित बीमारियों का वर्णन था। विषाणु जनित बीमारियों के वर्णन के बाद में हमारे पास में जीवाणु जनित बीमारी भी है। जीवाणु जनित बीमारियों का वर्णन एक बार देखते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी है ना, उसका नाम है सफ़ेद दस्त। तो जीवाणु जनित बीमारियों में अगली बीमारी सफ़ेद दस्त। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो इसका एक और नाम है बेसिलरी
वाइट यानी सफ़ेद, डायरिया मतलब दस्त। तो कई जगह पर इसको BWD करके भी लिखा हुआ मिलेगा, बेसिलरी वाइट डायरिया, सफ़ेद दस्त नाम की बीमारी होती है। इसी बीमारी का एक और नाम मिलता है आपको पुलोरम, और इस बीमारी का परीक्षण करने के लिए भी पुलोरम टेस्ट किया जाता है। तो इस बीमारी में अगर हम रोग कारक की बात कर रहे हैं तो रोग कारक जीवाणु है, जीवाणु, और जीवाणु का नाम साल्मोनेला पुलोरम। वैसे ये सारे नाम हम पुराने लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से ताकि आपको याद हो जाए। तो साल्मोनेला पुलोरम। अब यह जो बीमारी है यह चूजों की खतरनाक बीमारी है, चूजों की खतरनाक, मतलब यह बीमारी मशीन के अंदर भी लग जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन के अंदर ही अंडे से क्या निकलता है? चूजा। तो मशीन में लगने वाली बीमारी भी बोलते हैं कि मशीन के अंदर कौन सी बीमारी लगती है, तो उसका नाम है सफ़ेद दस्त, बेसिलरी वाइट डायरिया या पुलोरम, मशीन में लगने वाली बीमारी। फिर अगर हम बात कहें अंडों से फैलने वाली बीमारी, अंडे से ही तो चूजे के पास आती है, तो अंडों से फैलने वाली बीमारी। इसके अलावा भी बीमारियां फैलती है पर इसका ज़्यादा महत्व है, अंडों से फैलने वाली बीमारी। तो ये जीवाणु जनित बीमारी है, साल्मोनेला पुलोरम जीवाणु के कारण होती है, और यह चूजों को होती है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो चूजों की खतरनाक बीमारी है, मर मुरा जाते हैं, JCB 100% लगभग मृत्यु दर है। चूजों की खतरनाक बीमारी है, 10 दिन तक इसका खतरा ज़्यादा रहता है। पैदा होने से 10 दिन तक चूजे जो हैं वह बोलते हैं बचा ले भगवान बचा ले, बस 10 दिन निकलने के बाद फिर ये जीवाणु उनको बीमार नहीं कर पाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हमारे पास में। अब अगर हम बात करें तो इस बीमारी के हमें क्या दिखाई देते हैं? लक्षण। लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले चूजे हैं छोटे छोटे, तो चूजों को ठंड लगती है। अब देखो चूजों को ठंड लगी तो ठंड लगेगी तो एक तो पहले तो चींची करेंगे, आवाज़ निकालेंगे, ठंड लगती है, ची ची की क्या निकालते हैं? आवाज़। और ठंड लग रही है तो आवाज़ निकाल रहे हैं, काँप रहे हैं, वो तो काँपना, ठंड के कारण काँपना शुरू है उनका। और आप भी जानते हो कि भाई जहाँ पर इनको रखा उस घर का नाम है ब्रूडर घर, दड़बा। तो दड़बे के अंदर इनको ठंड लग रही, वहाँ पर इनके लिए अपन ने लाइट लगाए, लाइट। तो सारे चूजे जो है बल्ब के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, और बल्ब के नीचे इकट्ठे होकर ची ची की क्या निकालते रहेंगे? आवाज़। ची 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 जो करते रहेंगे, काँपते जाएंगे और बल्ब के नीचे रहते रहेंगे। और फिर इनके शरीर से सफ़ेद बदबूदार दस्त निकलता है। सफ़ेद बदबूदार दस्त निकलता है मतलब भयंकर बदबू आती है। और जो विष्ठा है वह मलद्वार पर चिपकी रहती है। और मरते जा रहे हैं, है ना। तो ये बल्ब के नीचे मतलब जो गर्म चीज होती ना, ताप, तापक छड़ बोल देते हैं इसको। बल्ब के नीचे तापक छड़, तो बल्ब के नीचे तापक छड़ के नीचे वो इकट्ठे हो जाते हैं, सफ़ेद विष्ठा, सफ़ेद बदबूदार दस्त निकलते रहते हैं और विष्ठा मलद्वार पर चिपकी रहती है और ये काँपते रहते हैं। यह इस बीमारी के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। और आप समझ गए कि मरना तो उनको है ही भाई, कितने परसेंट है? 100%। तो यह उसकी क्या हो गई? मृत्यु दर।
अगर हम इस बीमारी से बचाना चाहते हैं, बीमारी लग गई तो फिर दस्त रोधक दवाएं, बचाव के रूप में जो है हम उसको दस्त रोधक दवाइयाँ सल्फामेजाथीन खिला सकते हैं। इस बीमारी से बचाने के लिए कोई भी टीका मार्केट में अभी तक बना नहीं है। तो ये आप जानते हैं जीवाणु जनित बीमारी है, तो जीवाणु जनित बीमारियों को रोकने के लिए आपको प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, है ना, प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग। और प्रतिजैविक में जिनके आखिरी में माइसिन लगा रहता है वो प्रतिजैविक होती है। तो प्रतिजैविक दवाइयों के उपयोग द्वारा आप इस बीमारी से पक्षी को बचा सकते हैं। तो यह हमारे पास में फाउल कॉलरा नहीं, ये थी बेसिलरी वाइट डायरिया, है ना, सफ़ेद दस्त जीवाणु जनित बीमारी का वर्णन। इसके अलावा फाउल कॉलरा नाम की बीमारी भी होती है। फाउल कॉलरा नाम की बीमारी वह भी पास्चुरेला मल्टोसिडा के कारण होती है, जो कि हमको सामान्य जानकारी याद रखना है। तो फाउल कॉलरा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फाउल कॉलरा, इसका भी रोग कारक जीवाणु है। नाम है उसका पास्चुरेला मल्टोसिडा, परीक्षाओं में बहुत पूछा जा रहा है, मल्टोसिडा। फाउल कॉलरा को ही हम हेजा भी कहते हैं, पास्चुरेला मल्टोसिडा। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है और 110 से 111 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का तापमान हो जाता है और 1 से 3 दिन में पक्षी मर जाता है। 1 से 3 दिन में पक्षी मर जाता है। कलगी कड़क हो जाती है, मुरझा जाती है इस बीमारी में, ठीक है। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो इस बीमारी को रोकना चाहते हैं तो रोकथाम करना पड़ेगी। रोकथाम के लिए हमें लगाना पड़ेंगे टीके। तो टीका जो है इस बीमारी में लगाया जाता है उसका नाम है फाउल कॉलरा वैक्सीन। नाम भी वैसा ही है ना, बीमारी जैसा, फाउल कॉलरा वैक्सीन। 1 ml दवाई की ज़रूरत पड़ती है और ये जो टीका है त्वचा के नीचे लगता है। बाकी सबसे पहला रानीखेत के देखा था F1 वाला, 1 बूंद आँख में 1 बूंद नाक में, बाकी सब मांसपेशी में लगे। ये SC लगता है। किस उम्र पर लगाना है? 1 सप्ताह के अंदर लगवा देना। 1 से 2 दिन लिखा रहता है पर 1 सप्ताह की उम्र पर लगा देना। और ये जो है 6 माह तक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारे पास में जीवाणु जनित 2 बीमारियां हैं जिनके बारे में थोड़ी सी बातें हमें याद होना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली सबसे खास बीमारी जिसका नाम है कॉक्सीडियोसिस, बहुत पूछा गया है। कॉक्सीडियोसिस को ही टिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो प्रोटोजोआ है ना। इसी का नाम खूनी दस्त भी है। तो आखिरी जो बीमारी है उसका हम वर्णन देखने वाले हैं। इसका नाम है प्रोटोजोआ जनित बीमारी। प्रोटोजोआ जनित बीमारी जिसका नाम क्या रखा हुआ है? कॉक्सीडियोसिस। तो कॉक्सीडियोसिस की कहानी देखते हैं। कॉक्सीडियोसिस को ही एक और नाम देकर रखा है खूनी पेचिस। पेचिस मतलब दस्त के साथ खून आता है। खूनी पेचिस या खूनी दस्त भी नाम है। इस बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो इस बीमारी का रोग कारक परीक्षाओं में यह कॉक्सीडियोसिस भी बहुत पसंद है परीक्षा वाले को। रोग कारक प्रोटोजोआ है।
कि कॉक्सिडियोसिस बीमारी का कारक कौन है, तो प्रोटोजोआ। नाम है इमेरिया टेनिला। पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, इमेरिया टेनिला कॉक्सिडियोसिस, है ना। कॉक्सिडियोसिस खूनी पेचिस या खूनी दस्त, इसका रोग कारक प्रोटोजोआ जिसका नाम है इमेरिया टेनिला। कई बार पढ़ाते हैं, पढ़ाने में कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो इमेरिया जुर्नाए जो है वह पशुओं में कॉक्सिडियोसिस बीमारी लेकर आता है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ उसकी आंत में चले जाता है। आपने पढ़ कर रखा है कि भाई दो आते हैं, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत ना। तो एक होता है, ये छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत, और ये दोनों उसके क्या हो गए, सीकम, सीकम वाले भाग हो गए। तो अब अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एक होती है आंतरीय कॉक्सिडियोसिस, क्योंकि उस समय प्रोटोजोआ कहाँ रहता है, आंत में रहता है, और कभी कभी यहाँ रहता है, तो उसको बोलते हैं सीकल कॉक्सिडियोसिस। सीकम में रहेगा तो सीकल कॉक्सिडियोसिस, आंत में रहेगा तो आंतरीय कॉक्सिडियोसिस। अब यहाँ पर जब रहता है तो वह मुर्गी जो खाती है उसका पोषक तत्व तो ले ही लेता है, पर साथ ही साथ वह उसके शरीर को भी नुकसान पहुँचाता है। जब शरीर को नुकसान पहुँचाता है, शरीर की कोशिकाओं को मारता है, तो यहाँ से क्या निकलता है, घाव बनते हैं, घाव बनने से रक्त निकलता है, और वही रक्त यहाँ से बड़ी आंत के माध्यम से मल के साथ में भी रक्त आ जाता है। तो मल के साथ में रक्त आता है, इसीलिए इसका नाम खूनी पेचिस या खूनी दस्त रखा है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है जो कि मुर्गियों में प्रोटोजोआ के कारण होती है। एक और बीमारी है, उसका नाम है चिचड़ी ज्वर। चिचड़ी ज्वर को टिक फीवर भी कहते हैं। यह भी जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। पशुओं में प्रोटोजोआ का नाम था बबेशिया बाइजेमिना, बबीता जी करके, बबेशिया बाइजेमिना, पर यहाँ पर अर्गस परसिकस नाम का प्रोटोजोआ है, वह टिक फीवर या चिचड़ी ज्वर लाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रोटोजोआ जनित हमको दो बीमारियों के नाम याद होना चाहिए। एक कॉक्सिडियोसिस बहुत परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, अगली बारी टिक फीवर की हो सकती है जो कि अर्गस परसिकस के कारण होता है। तो यह हमारे पास में बीमारियां हैं जो कि प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण क्रिया है पक्षियों से संबंधित, वह मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में हमारा जो मुर्गी पालन वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक क्रिया है जिसका नाम है निर्मोचन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोल्टिंग। तो जिस तरह से आपने देखा होगा सांप अपनी केचुली उतारता है ना, सांप अपने शरीर पर एक आवरण रखता है, उसको केचुली बोलते हैं, है ना। तो सांप जिस तरह से अपने शरीर का आवरण बदलता है, वैसे ही मुर्गियां भी अपने पंख त्यागती हैं। तो मुर्गियों द्वारा पंख त्यागना या पंखों को त्यागना, तो मुर्गियों द्वारा पंखों को त्यागने की जो क्रिया है, उस क्रिया का नाम क्या है, मोल्टिंग, या उसे बोलते हैं निर्मोचन। जो उत्पादक मुर्गियां हैं उनमें यह क्रिया देर से शुरू होती है, परंतु कम समय में खत्म होती है। जबकि अन्य उत्पादक मुर्गियों में जल्दी से शुरू होती है पर लंबे समय तक चलती है। तो उत्पादक मुर्गी और अनुत्पादक मुर्गी के अंदर ये एक छोटा सा अंतर है जो हमें निर्मोचन के माध्यम से पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुर्गियाँ जब पैदा होती है तब जो पंख लेकर आती हैं उनको हम प्राथमिक पंख कहते हैं, और उनके बाद में
चले जाने के बाद में नए पंख लेकर आती है, उनको हम कहते हैं द्वितीयक पंख। तो प्राथमिक पंख और द्वितीयक पंख, जो जन्म के साथ आते हैं वो प्राथमिक है, और उनको उतार दिए फिर नए आए, जो नए पंख आ रहे हैं उनको कहते हैं द्वितीयक पंख। तो मुर्गी के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उस क्रिया का नाम क्या है? निर्मोचन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा मुर्गी पालन वाला जो टॉपिक है, जो हिस्सा है, वह समाप्त होता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो पूरा पशुपालन सब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ पर समाप्त मान सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने पशुपालन से संबंधित सारे प्रश्न पढ़े। पशुपालन के बाद में अगला जो हिस्सा था वो मुर्गी पालन था। मुर्गी पालन का पूरा हिस्सा हमने देखा है। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।